कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अच्छा, तो पहले ये बता दो, मैंने अच्छे खासे पास पेपर्स अपलोड किए थे फॉर योर प्रैक्टिस। यानी फॉर एग्जांपल जो न्यू आए थे वो तो मैंने क्लास में करा दिया, बट जो प्रीवियस पास पेपर्स मेरे रिकॉर्ड ऑलरेडी हुए हुए थे वो मैं तुम लोगों को दे दिए हैं। PDF भी लगा दी है उसके साथ साथ। तो प्लीज़ यार खुदा के वास्ते उसको करना, क्योंकि तुम अगर वैसे PPE का अपना PDF देखो तो वो कोई 58-60 पेजेस पे गया हुआ है। मतलब उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। अब सिर्फ तुम्हें उसके पास पेपर्स करने हैं, कुछ जो रह गए। तो प्लीज़ वो लाजमी करना, उसको मिस नहीं करना, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि तुम्हें अपने अकाउंटिंग बॉडी के सवालात हो जाते हैं। सही, जो प्लीज़ वो लाजमी करना है। वो एडिशनली आप कर सकते हैं। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब बच्चे हमेशा उसमें रहते हैं कि यार बेंचमार्क क्वेश्चन क्या होता है। बेंचमार्क क्वेश्चन कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपने खुद देखना होता है कि मैं 3 सवाल ये रख लूँ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे थे, तो पास पेपर्स में से ही आप मार्क करें। जैसे कुछ एंट्रीज के लिए, कुछ रीवैल्यूएशन के लिए, कुछ डिस्क्लोजर के लिए, तो हमने अलग अलग नौइयत के सवाल देखे। अब किसी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूछता है, किसी में नहीं पूछता, तो मैं अगर आपको बेवकूफ़ बनाऊँ, मैं बोलूँ ये बेंचमार्क है, तो आप फिर उसी को करके चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आपकी जो दिमाग की फंक्शनैलिटी है वो वैसे काम ही नहीं करेगी ना। आप बोलोगे एक ही सिनेरियो देखा हुआ, अब उससे हट के आएगा तो आप अपने आप को डिसीव करोगे एग्जाम में। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होती है, आप सिंपल एक काम करें, रखे ही हैं कि आपने जितने भी पास पेपर किए ना, उसमें आप देख लें कौन कौन से जो ऐसे हैं जिसमें सब कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही सवाल में सब कवर हो रहा हो, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड एक सवाल में नहीं पूछ सकते ना। ट्रांसफर्स भी होते हैं, बोरिंग कॉस्ट भी होती है। अब तुमने मेरे साथ एक सवाल किया था एंट्री वाला, उसमें रीवैल्यूएशन था, बिल्कुल था, पर उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट नहीं था। लाइफ गायब थी। अब लाइफ गायब वाले सवाल हर सवाल थोड़ी ना होगा, तो इसलिए आप ना थोड़े से बेंचमार्क अपने लिए मार्क कर लो कि भाई ये पास पेपर के सवाल किए थे, ये मुझे मुश्किल लगे थे, उसको मैं पेपर से पहले वापस से करूंगा। क्लियर है? तो इस वे में जाना है। मुझे क्या मसला है, मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा, तो तुम डिसीव हो जाओगे, बोलोगे यार ये 3 करके जाऊंगा। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं रखता। आप वो सारे पास पेपर करके जाएं जो आपको लगते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? चलें, तो बस ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब हम शुरू कर लेते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, बेसिकली ये और IAS 8 मिल के आता है। तो जब तक हमारी ये इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं होगी ना, मैं IAS 8 शुरू नहीं करा सकता। तो पहले हम क्या कवर करेंगे? चेंजेस इन इक्विटी, और फिर इसके साथ ऐड कर दूंगा मैं IAS 8, ताकि वो पूरा चंक खत्म हो जाए। तो टेक्निकली एक जो लेंदी स्टैंडर्ड हमारा बाकी है वो यही है। बाकी तो सारी बलाएं हमने कर ली हैं। जो बलाओं में नाम थे वो क्या थे? NPO, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैश फ्लो, PP। करेक्शनल कुछ भी नहीं है वो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। IAS 8 बला है, वो भी साथ कराऊंगा मैं। भैया आखिरी चीज रह गई है, इसके अलावा रेशियो भी कुछ नहीं है। मतलब वो आपका सोचने का अमल है, यानी उसमें कुछ याद नहीं करना, उसमें सिर्फ एनालिसिस करने। और एनालिसिस भी तब हो पाते हैं जब आपको पूरी अकाउंटिंग आती है। यानी उसमें पता है होगा क्या, मैं आपको सिचुएशन दूंगा, मैं बोलूंगा बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एनालिसिस है, वो सीखते हैं। पर पहले लेट अस कवर द एंटायर फाइनेंशियल्स कि PP का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो अब आपको इतनी तो नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड और बिल्डिंग में पैसे लगाए हुए हैं। फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ये सारे पहले मकसद समझे। मकसद को समझने के बाद एनालाइज करने का तरीका आएगा। एग्रीड? वो एनालिसिस मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लो। पर जो जो की एलिमेंट्स है ना, जो मुश्किल लगते हैं बच्चों को, अच्छा मुश्किल तो EPS भी लगता है, पर पहले ये बता दो मेरी तसल्ली के लिए, क्या EPS तुम लोगों को 1 लाइनर अप्रोच आ गई है कि फैक्टर लगाना है और आंसर आना है? सही है ना? तो बस वो बात थी, उसमें और कुछ भी नहीं है। सही है? तो ऐसे हम ग्रेजुअली करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। सही है? चलें आगे लेके चलते हैं। अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करता हूँ, तो पहले मैं देखो इसको जो है डब्बे में बंद करता हूँ, इस पर बात करते हैं। अच्छा सर, इक्विटी का मतलब था, जो हमने सीखा था, लगाए हुए पैसे। अच्छा, लगाए गए पैसे में आपको याद होगा शेयर कैपिटल था और शेयर प्रीमियम था। ऐसा है? अच्छा, हमने ये कहा था जब भी कंपनी बन रही थी उसकी बेसिक वैल्यू कितनी थी?
10 रुपये, यानी जो भी शराकत दारी आ रही थी 10 रुपये में आ रही थी। अच्छा, फिर जो नया शेयर होल्डर आ रहा था जिससे हम ज़्यादा पैसे ले रहे थे वो प्रीमियम दे रहा था, वो कंपनी के नाम के पैसे थे, उसमें कंपनी का हिस्सा उसको उस पैसों का नहीं मिल रहा था, यानी टेक्निकली कंपनी को वो पैसे फ्री में मिल रहे थे, जबकि कंपनी उस पैसों की शराकत दारी 10 के हिसाब से, बाकी किसके पैसे? प्रीमियम। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो हम रिटर्न दे रहे थे उसको, क्योंकि मैंने तो फाइनेंसिंग 2 बार सिखाई है, हम जो रिटर्न दे रहे थे उसको क्या प्रीमियम को मिला के दे रहे थे या सिर्फ पार पे? पार पे। हमने बोला भाई सबके साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो बाद में आ रहा है उसका इतना रिस्क नहीं है, जो पहले था उसका रिस्क था, तो वो 10 पे आया था, बाकी सबसे पैसे लेंगे ज्यादा, हिस्सा 10 के हिसाब से देंगे। एग्रीड है? वो एक रिकॉल हो गया। तो हमने कहा हमारी इक्विटी का मतलब है हमारा सरमाया, कि हमने लगाए हुए पैसे। अच्छा, फिर हमने इसके बाद इसकी दूसरी स्ट्रीम निकाली और हमने कहा कमाए हुए पैसे भी यहाँ आते हैं। अच्छा, जब हम कमाए हुए पैसे की बात करते हैं तो हम कह रहे थे कि हम पैसा जमा करते हैं, वेरी गुड, रिटेन अर्निंग में। अच्छा, ये फॉर द ईयर होती है आज तक, जो कमाया यहाँ फेंका, जो कमाया यहाँ फेंका, इसको कैपिटल में फेंकते थे या अलग से? अर्निंग्स अलग जमा होती हैं, ताकि देखा जाए मैं इसमें से कितने पैसे बांट सकता हूं। अच्छा, आप जब डिविडेंड देते हो प्रॉफिट पे देते हो या शेयर कैपिटल पे? वेरी गुड, शेयर कैपिटल पे। वो हमने सीखा हुआ है, मैंने आपको कहा भी था कि मैंने आपको जो फाइनेंसिंग कराई है वो आगे काम आएगी, तो ये रीजन था यहाँ काम आने का कि आपको पता होना चाहिए इक्विटी में आता क्या क्या है। चलें, फिर हमने कहा दूसरा हिसाब किताब में यहाँ पे लिख रहा हूं, बेटा ये भी कमाई थी बट ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं थी, ओसीआई में जाके अलग से रिजर्व में जमा होती थी। आज सीख लेंगे अभी कि रिजर्व में कैसे जमा होती है। अच्छा, इन दोनों को अलग क्यों रखा? डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं आई बात समझ? देखो, इसको अलग क्यों रखा? डिविडेंड नहीं दे सकते, तो है ये कमाई पर ऑपरेशंस की कमाई नहीं है, तो इसलिए उसने कहा सही है भाई, बिस्मिल्लाह आप रखें, पर आप इसका गेन लेके जाएंगे ओसीआई में, और ओसीआई से जाके कहाँ जमा होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में, ना कि रिटेन अर्निंग में। अगर रिटेन अर्निंग में जाएगा तो शेयर होल्डर बोलेगा ला भाई डिविडेंड, तो क्या पीपी बेच के दोगे? नहीं, तो कमाई तो है पर कमाई पीएनएल में नहीं जाती, ओसीआई में आती है, और ओसीआई से रीवैल्यूएशन यानी जमा तो होती है पर सरप्लस में। तो हमने कहा अब खुल के बात करते हैं, हमारी इक्विटी के कितने कंपोनेंट्स? 2, पैसे, कमाए हुए पैसे, लगाए हुए पैसे। लगाए गए पैसे में कैपिटल भी आता है, प्रीमियम भी आता है, कमाए हुए पैसे में रिटेन अर्निंग और रिजर्व आता है। एग्रीड है? पहली बात तो ये हो गई। तो वो तो रिटेन अर्निंग में चला जाता है, तो उसका तो मसला नहीं है ना, वो तो है ही। देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मकसद क्या था? उस प्रॉपर्टी से कमाना, तो वो तो ऑपरेशनल इनकम थी। वो ऑपरेशनल इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट में, और प्रॉफिट कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। कोई मसले वाली बात नहीं है, क्लियर है? चलें, अच्छा ये तो हो गई ये वाली बात कि आपने इक्विटी का जिक्र किया। अब देखो इस टॉपिक का नाम क्या है, जरा फोकस होकर रीड करना यहाँ पे बड़ी अहम है। एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें बताओ मेरी इक्विटी में क्या चेंज हुआ, स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी। एक स्टेटमेंट बताओ कि साल के शुरू से लेके आखिर तक मेरी इक्विटी में क्या चेंजेस आए। एग्रीड है? चलें हम आगे चले, और हमने कहा देखो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली हुई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और मैंने लिखा है यहां पे ये बनती है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021, यानी ये मुझे अपने शेयर होल्डर को बताना होगा कि पूरे साल मेरी इक्विटी में शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, पे किसमें चेंजेस आए इक्विटी में। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी इक्विटी में चेंज तब आएगा, यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं इक्विटी में चेंज ड्यू टू, देखिएगा पहला
हाँ भाई, अगर मैं और शेयर इशू करूंगा तो मेरी इक्विटी, क्योंकि अच्छा कैश तो कैश में जाएगा, दूसरा इम्पैक्ट इक्विटी में आएगा क्योंकि वो लगाए हुए पैसे हैं। अच्छा उससे प्रीमियम भी आ सकता है, वो भी आएगा। चलें, हमने कहा दूसरा, हाँ जानी ये देखना प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट फॉर द ईयर से इक्विटी तब्दील होती है, रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है। देखो हम सीख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट बताओ कि इक्विटी में क्या चेंजेस आए, और इक्विटी में मैंने क्या बोला, क्या क्या आता है, लगाए हुए पैसे और कमाए हुए पैसे। तो हमने तो यही कहा ना कि भाई इक्विटी में चेंजेस आती हैं ड्यू टू, ये उसी की बात कर रहे हैं, या तो आप और शेयर इशू करो, या तो प्रॉफिट कमाओ, या तो रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर आ जाए, चौथा डिविडेंड दे दो। ये सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी इक्विटी में चेंज आता है। अब एक बात है, एक याद रखना, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट में तो सिर्फ आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होता है, पर यह नहीं समझ आ रहा होता कि ओपनिंग से लेके क्लोजिंग में क्या हुआ, उसके लिए क्या बनती है, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी के पूरा बताओ साल के शुरू से आखिर तक हुआ क्या था, पहले बताओ, कहानी समझ आती है, पक्की बात है। चलें जी ऑनलाइन मतलब प्लीज कंफर्मेशन दे दो तो आगे चलें जल्दी से। इसी बेस के ऊपर, इसी बुनियाद के ऊपर आगे बात करनी है, जल्दी से जानिए सारे बच्चे। चलें ओके, हम आगे आ गए। यहां पे मैंने कहा जब ये साल शुरू हुआ मेरा, तो आपके सामने मेरे पास शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, 1 मिलियन, प्रीमियम कितना है, और रिटेन अर्निंग टोटल बताओ प्लीज, प्लस करो, 3.7 मिलियन। ओके ये आ गया। अगले पूरे 1 घंटे हम इक्विटी पे इक्विटी बनाते जाएंगे ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करके एक सवाल में तुम्हें दे दूं कॉम्प्रिहेंसिव। सही है। अच्छा अब हम नीचे गए, हमने कहा यहां पे लिखा हुआ है कंपनी ने फर्दर इशू किए हैं कितने शेयर्स के, 20,000 शेयर्स के एट अ प्राइस ऑफ, कौन सी तारीख पे। अच्छा क्या हम ईपीएस निकाल रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक बच्चे से मेरी अभी बात हो रही थी कल, तो वो कहता कि सर ईपीएस में हम अकाउंटिंग नहीं करते। मैंने कहा मैंने बताया था अकाउंटिंग नहीं होती, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है कि जो हो चुका है उसके ऊपर ईपीएस निकालते हो, नंबर और शेयर्स का काम होता है वहां पे। यहां पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पे अमाउंट्स का काम है। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने 20,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर कितने का इशू किया है, तो कितना आया, 4.40। अच्छा मैं वैसे ही समझने के लिए एंट्री बनानी नहीं होगी, पर कैश, क्योंकि मैंने आपको बताया अकाउंटिंग रिपोर्टिंग दोनों सीखेंगे। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम। अच्छा पैसे तो पूरे आएंगे, ये बैलेंस शीट में कैश में चले गए, पर क्या इस कैश को मैं अपनी कमाई बोलूं या लगाए हुए पैसे। अच्छा तो आपने कहा 10 को मल्टीप्लाई करो, 2 लाख रुपए आ गया, 240, यह आ गया 12 इंटू 20,000। हम यहां पर आए, हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहां पे लिखा फर्दर इशू ऑन ये करना है जुलाई 1, 2021। अच्छा कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिखें, 2 लाख यहां आ गए, 240 शेयर प्रीमियम आ गया, यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है। हमने बताया टोटल इक्विटी 440 से एनहांस हो गई, क्लियर है। अच्छा आप बता दें इस इक्विटी के अंदर क्या क्या चेंज आया, कैश चला गया, इक्विटी एनहांस हो गई। अच्छा अब हम जाते हैं, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितने का, 8 लाख रुपए का। अच्छा हमने कहा कि भाई यहां पे
प्रॉफिट फॉर द ईयर इन दोनों में कोई इम्पैक्ट नहीं रखता। कितना आ गया? 8 लाख रुपए। अच्छा ये बिफोर टैक्स होगा आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग में हमेशा आफ्टर टैक्स जाता है। अच्छा जैसे ही आपने क्लोज किया तो ये आपके पास आ गया 1.2 मिलियन, ये आपके पास आ गया 740, 3 मिलियन, और ये कितना 4.94 मिलियन। ये आपके पास बैलेंसेस आ गए कब के? 31 दिसंबर 2021। ये बेसिक स्टेटमेंट आपने बनाई। प्लीज इसको स्पीड में ना इसी तरीके से कॉपी करो ताकि अगले साल लेके चलें। इसी सीक्वेंस में कॉपी करेंगे ताकि हम इसको अगले साल लेके चलें। अच्छा वैसे लोगों को इसमें मुसीबत होती है चेंजेस इन इक्विटी में, बट आई बिलीव इतना आसान है कि जो बोल रहा है वो टीपते जाओ ऊपर लाइन से, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, बस सीधा सीधा। और फिर इसमें जब आईए सेट डालेंगे पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तब आएगी, पर वो भी हैंडल कर लेंगे। सही है, आईए सेट डिफिकल्ट नहीं है बट थॉट प्रोसेस है। यानी अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी आती है ना, आप खेल जाओगे उसमें। प्रेजेंटेशन पे मेरा काम है इसके बाद। नेम डेंजरस लग रहा था, नहीं नहीं डेंजरस नहीं है भाई, सीधा सीधा हो जाएगा। अच्छा वैसे वैसे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात बताओ, पीपी का डिस्क्लोजर हैंडल हो रहा है? ओपनिंग से क्लोजिंग तक के गेम आ गए? डेप्रिसिएशन में शुरू में इशू होगा वो हाथ साफ हो गया कि कैसे उसको प्लस माइनस करना है, सारी चीज़ें। तो प्लीज़ खाली खाली एक रिक्वेस्ट है कि जो पास पेपर्स दिए हैं खुदा के वास्ते वो कर लेना। वो लाइन से तुम्हें वीडियो सोल्यूशंस दे दिए हैं उसके, इवन इफ़ यू वांट फर्दर प्रैक्टिस वो भी बता देना, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। सही है, वो भी तो लगाया हुआ है ना उसमें साथ साथ। हाँ, और मैंने कैश फ्लो की समरी भी भेजी है वीडियो, अगर आपको कैश फ्लो रिवाइज करना हो तो वो बड़ी हेल्पफुल है आपके लिए। आप वो देख के पूरा हिसाब किताब रिवाइज कर सकते हैं। या तो मॉक तो फिर मॉक है ना। चले ईपीएस की समझ। हाँ जवेरिया सॉरी, आज मैं दे दूंगा, ये प्रॉमिस है, मैं भूल जाता हूँ। मैं आज आपको मिल जाएगी ईपीएस की। स्क्रॉल करूँ? चंक्स में कर रहा है, टुकड़ों में कर रहा है मार्क्स। क्या है क्या? हाँ अभी सोल्यूशन मिल जाएगा ना तुम्हें, देखना। और तुम्हें वो चेक भी तुम सबमिट करोगे तो चेक होके दिलवाता हूँ तुम लोगों को। हाँ कर लेना, पर तुम्हें सोल्यूशन भी दे देता ताकि तुम असेस कर लो। ये हो गया यहाँ तक? स्क्रॉल करूँ जानी? हाँ वो खाली ये लिख लेना पहले, कंपनी में द फर्दर इशू। डन कॉपी? फिर आई थिंक ये टाइम सही है, मतलब बंदा आराम से प्रैक्टिस करे। अरे तो मज़े का टाइम है यार। सही है ना? 8:30, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। वो 8:35 तक है शायद मगरिब का, तो हम उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट पहले कर लेंगे ताकि नमाज़ पढ़ लें। सही है? तो फिर तो 7:30 के बाद हो जाएगी फिर। चलो बीच में हम यूँ बीच में यूँ कर लेंगे, बीच में ना। हाँ 10 मिनट बीच में वो कर लेंगे। हाँ ताकि ये अच्छा जानी, ये हो गया कॉपी? जल्दी बताओ। ये एंट्री लाजमी कॉपी करना ताकि आप अकाउंटिंग ऑल टुगेदर रिलेट कर सकें इससे। जी जी बिल्कुल जवेरिया, नमाज का ब्रेक ले लेंगे। सारे हैं ना वो वाले? तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अच्छा मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, रद्द देन हम जनरल बार बार घुमाएं, रोज़ एक सवाल करें, परफेक्शन आ जाएगी। यानी कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन से रिवाइज ही होता है ना। तो मैं हमेशा FAR 2, FFR, CFEP 6 ऑडिट में भी यही कहता हूँ कि भाईजान
आपने खुदा के वास्ते सवालात करने, बार बार जर्नल नहीं घुमाना। जर्नल तो ये कि कोई कॉन्सेप्ट भूल गए तो आके देख लिया, सिर्फ अप्लाई करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो पहले बताओ जानी ये कॉपी हो गया, ताकि हम आगे मूव ऑन हो जाएं। क्लियर है? चलें, अगले साल आ गए। हमने सबसे पहले यहां पे लिखा बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2022। अच्छा, रिप्रोड्यूस करवाते हैं प्लीज बैलेंसेस। 1.2 मिलियन, 740, यही है। अच्छा, अब आप बताएंगे, अब देखिएगा यहाँ पे प्लीज फोकस के साथ। मैंने ईपीएस में भी सिखाया हुआ है, पर वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स की गेम थी, यहाँ पे अमाउंट की गेम है। वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स थी, यहाँ पे अमाउंट है। अब देखते हैं आगे क्या करता है ये, सुनना। कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 2.5 मिलियन रुपीज, 2.5 मिलियन। देखो, इसमें नहीं समझ आया, शर्म की बात नहीं है, बार बार पूछ लेना। कंपनी ने राइट इशू किया। अच्छा, अगेन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास गई, उसने बोला कि भाई रेदर देन मैं मार्केट से पैसे लूं, आपको और शेयर इशू कर रही हूं, पैसे दे दो। राइट इशू का मतलब यही है ना कि जो अभी कंपनी के मालिक हैं उनका राइट है। तो हमने उनसे कितने पैसे लिए, जल्दी बताओ। 2. ऑन मार्च 1, 2022। सही है। अच्छा, एट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, यानी उन्होंने हमें जो पैसे दिए हैं वो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिए हैं, और ये लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू वॉस। अच्छा, इसको आपने करना है इग्नोर, ये ईपीएस में काम आती है। याद है जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि फ्री वाले शेयर्स निकालने के लिए। अब यहाँ पे ईपीएस तो नहीं निकाल रहे, यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, और अकाउंटिंग में आपको पैसे एक्चुअल पे मिले होंगे, और एक्चुअल उसने एक शेयर कितने का खरीदा है, 20 का। तो ये जानबूझ के मैंने लिखा था कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको। भाई ईपीएस का सवाल होता तो इसमें ईपीएस अलग निकलती, जिसमें आईएस 8 का एक सवाल भी आया हुआ है कि आईएस 8 भी पूछा हुआ है, चेंजेस इन इक्विटी, ईपीएस भी बोलो। तो ईपीएस के केस में मुझे समझ आता है कि ये यूजफुल होता, बट अभी ये वाली जो आखिरी लाइन है मैंने जानबूझ के लिखी है टू मेक यू अवेयर अबाउट कि इसका इस सवाल में भी कोई काम। भाई मार्केट वैल्यू राइट इशू से पहले जो भी हो, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो पैसे उतने मिलेंगे जितने एग्री हुए हैं। कितने हुए थे, 20 के हिसाब से। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.5 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूं 20 पर शेयर से, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1,25,000 शेयर इशू हुए हैं? अच्छा, ये बात मुझे बैक ऑफ द माइंड पे पता है, अगर ईपीएस निकल रही होती तो इसके अंदर कुछ फ्री वाले शेयर्स होते हैं, व्हाट्स ऑन। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ शेयर्स के पैसे नहीं लिए होते, पर हम अभी तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ये ईपीएस निकाल रहे हैं, ईपीएस नहीं निकाल रहे। अच्छा, तो इसकी एंट्री क्या बनती, जरा बात कर लेते हैं। कैश तो आता 2.5 मिलियन का, शेयर कैपिटल 1.25 मिलियन 10 के हिसाब से, ओके। और शेयर तो सर सेम कैसे आ रहा है, हाफ हाफ है ना, इसलिए। क्लियर है? तो पहले बताओ क्या ये कंसिडरेशन में बात रहेगी कि मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू? एग्रीड है? पक्की बात है। चलें, तो हमने ये कहा, हम यहां पे आए, और यहां पे मैं फर्दर इशू लिखूं या राइट इशू? कौन सी तारीख पे हुआ है? ऑन मार्च 1, 2022। आप कह रहे हैं सर 1.25 मिलियन आप यहां पे भी लिखें, 1.25 मिलियन आप यहां पे भी लिखें, और टोटल इक्विटी का इजाफा बता दें 2.5 मिलियन। अच्छा, अब शेयर होल्डर को देख के समझ आएगा, अच्छा ओपनिंग ये था और ये शेयर हमें ही मिले, और वो भी 20 रुपए पर शेयर पे, बाकी पैसे कहाँ चले गए? प्रीमियम में। एग्रीड है? चलें, अब हम सवाल में जाते हैं, और वो कह रहा है कि कंपनी ने 1.2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। तो यहां पे
प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, और ये आ गया 1.2 मिलियन। अच्छा, अब कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, इस बात को समझिएगा, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि 2022 में ही किसी बीच के दिन पे। अच्छा, और ये बीच का दिन कौन सा है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, सुकून और तामुल से देखना, जब ये तुम डिविडेंड की बकवास कर रहे थे, क्या इससे पहले नए शेयर इशू हो चुके थे? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जो डिविडेंड है इन दोनों पे दूंगा, ऐसा है भाई? तो प्लीज इन दोनों का सम करें। 2450। हम ये कह रहे हैं शेयर कैपिटल का 20%, 4,90,000। अच्छा, इसकी एंट्री ये बनी होगी रिटेन अर्निंग डेबिट कैश, तो यानी कंपनी की इक्विटी कम हो गई और शेयर होल्डर अपना पैसा अपने घर ले गए। एग्रीड। अच्छा सर, आपने ये डिविडेंड प्रीमियम पे क्यों नहीं लगाया? दिया ही नहीं जाता, वो तो है ही कंपनी के नाम के पैसे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जुलाई 1, 2022 पे कौन सा डिविडेंड है? अच्छा जी, तो हमने 4,90,000 की रिटेन अर्निंग रिड्यूस कर दी। ये अगर हम, ये 2.45 है जिस पे हमने ऑब्वियसली अभी डिविडेंड भी दिया, ये कितना आ गया? 7.412500000, 8.65, और ये चलो चेक कर लो, ये कितना आ रहा है? यही है। अच्छा, रिटेन अर्निंग डिविडेंड बांटने के बाद, प्रॉफिट कमाने के बाद 7.4 है भाई। 7.4 मिलियन में आप 740 है। ओके, ये तुम लोगों ने बताया था भाई, ये रहा। चलो ओके, ये कितना है? ये तुम लोगों ने सही बताया था ना? ओके। अच्छा, रिटेन अर्निंग बता दो जानी। 31 यही है, 3710 ये आ गया। अच्छा, टोटल इक्विटी यही है भाई। ये हो गई आपकी अगले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। प्लीज इसको जल्दी से कॉपी करें ताकि आगे लेके चलें। ये बिल्डअप होती रहेगी, और अगेन ये समझ के काबिल इसलिए है क्योंकि हमने फाइनेंसिंग पहले ही सीखी हुई है, कैश फ्लो में भी और बोरिंग कॉस्ट में भी। अभी खाली इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कनेक्ट किया है, तो अभी आगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जाएंगे। अच्छा, अगर वैसे इसी सवाल के अंदर वैसे ही तुमसे पूछता हूँ, बोनस शेयर्स होते तो वो भी डिविडेंड है, हाँ या नहीं? अच्छा, कैपिटल पे देते, रिटेन अर्निंग कम हो जाती, पर शेयर कैपिटल यानी उसी का पैसा यूज करके उसको कैश नहीं देते, उसी इक्वल वैल्यू के शेयर्स देते थे 10 के हिसाब से। एग्रीड है भाई? याद रहेगी ना ये बात, अभी तो हमने सीखी भी है ये, तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली रिकॉल करवा रहा हूँ कि बोनस डिविडेंड का मतलब है रिटेन अर्निंग उसी अमाउंट से कम हो जाएगी और उसी अमाउंट से शेयर कैपिटल
यानी 10 रुपए के हिसाब से डिविडेंड दे दूं या 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स दे दूं, बात एक ही है। तो ये हमने सीखा हुआ है, सही है। इसको कॉपी करो तो फिर अगला आप ही नहीं करके बताना है इसी के पैटर्न पे। हो गया ये? चलें करें, कॉपी करें। इसकी वेटेज कितनी है यार? ये 15 नंबर का भी आता है, 18 का भी आता है। तो जो 15-18 वाले हैं ना, 15-18 वाले हैं पीपी, एनपीओ, कैश लो, ये तीन जो है ना ये 15-18 वाले हैं। और ये फिर आइए सेट के साथ, तो ये 4 हो गए जो की एलिमेंट्स हैं। और अगर आप तुम इसको लगा लो कि जो आपका बोरिंग कॉस्ट है वो किसी की तरह चिपक के आ जाता है पीपी के साथ, कभी कभी अलग भी आता है, कभी कभी, हाँ वही ना, कभी कभी अलग आ जाता है। पर आप वैसे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस देखें तो पीपी के साथ चिपक के आता है। गिफ्ट में मिल रहा नहीं तो नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये पे रिकॉर्ड करते हैं, 1 रुपये पे। हाँ ना, मतलब आपको तो मतलब भाई अगर गिफ्ट में भी मिल रहा है तो ऐसे कौन देगा गिफ्ट पे? आपको तो गेन ही हो गया ना टेक्निकली। 1 रुपये पे रिकॉर्ड होता है बस। हाँ ना, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं उसको हम। कैसे होगी? आपकी जेब से पैसे लगे हैं? सवाल है। देखो गवर्नमेंट ग्रांट भी अगर मिलती है आपको इन द फॉर्म ऑफ एसेट, वैसे अभी आप लोगों ने की नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट, तो वैसे बता रहा हूँ आपको कंट्रीब्यूशन मिलती है, चलो वो तो बता सकता हूँ ना, हमने कंट्रीब्यूशन किया था एनपीओ में, तो आपको एसेट एज अ कंट्रीब्यूशन मिलता था तो आप डेफर्ड रखते थे। तो फेयर वैल्यू भी तो रख रहे हो, इनिशियल तो फेयर वैल्यू ही होती है ना, डेफर्ड तो अपने हिसाब से कब चलता रहेगा। और फेयर वैल्यू पे रखोगे तो आइए 16 के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना, उसमें क्या मसला है, पूरा पूरा सरप्लस आएगा। नहीं तो ओसीए में जाएगा ना। नहीं नहीं बिल्कुल दिखाओगे, पर कहने का मतलब ये है कि देखो पहले तो ऐसा प्रैक्टिकल सिनेरियो हो ही नहीं सकता ना गिफ्ट का, पहली चीज़। आप ये नहीं कह सकते कि ये है, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है तो वो तो गवर्नमेंट ग्रांट है। तो अकाउंटिंग ससुराल वाले की नहीं कर रहे, भंगी कंपनी की कर रहे हैं। चलो अच्छा, पहले बताओ जानी ये कॉपी हो गया, क्लियर है? चले जी, ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अब इसी बेस के ऊपर आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आप मुझे अगला साल कंप्लीट करके बताएं। कौन सा? ये वाला बैलेंसेस? डन हो गए? चलें, ये आ गया। सीक्वेंस मेंटेन करनी है लाजमी।
हाँ जी, बन गई इस साल की इक्विटी। हाँ भाई, एक शेयर कितने का दिया है इसको? 15 का। ये आपने डिवाइड करके ही निकाला है ना? आपने कहा भाई मैंने 3000 शेयर इशू किए हैं और टोटल पैसे उनसे लिए हैं 45,000, तो एक शेयर 15 का गया होगा। अच्छा, 10 के हिसाब से आप कैपिटल में फेंकेंगे, 5 के हिसाब से प्रीमियम में। तो हम ज़रा यहाँ पे आते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट बस, बैलेंस एज एट जनवरी 2023। अच्छा जी, हम ज़रा इसको उठा के कॉपी कर लें वहाँ पे। हाँ जी, हो गया आखिर तक? चलें, आखिरी पार्ट प्रॉफिट वाला, बस वो 2.5 मिलियन। अच्छा, आपने पहले यहाँ पे डेट वाइज लिखा, मार्च 1 पे आपने फर्दर इशू किया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं 30,000 रुपये यहाँ पे लिख दूँ और 15,000 रुपये यहाँ पे, तो ये कुल मिला के 45,000, ये सही किया था? चलें, अच्छा, दूसरे स्टेज के ऊपर जो चेंजेस आई हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो है बोल रहा है कि डिविडेंड दिया है, पर मुझे लगता है कि आप डिविडेंड 2450 को दोगे या 30,000 मिला के? वेरी गुड यार, आप इन दोनों को मिलाओगे, अब आप बोलोगे ये दोनों हकदार हैं। अच्छा, दूसरा वाला हकदार इसलिए क्योंकि ये तो भाई प्रीमियम दे के आया है, बोलेगा जो भी डिविडेंड है मेरा भी राइट है इसके ऊपर, ऐसे ही थोड़ी ना कंपनी का मालिक बना था मैं। क्योंकि देखो डेट वाइज देखो, मार्च में हमने 3000 शेयर इशू किए हैं और ये बोनस डिविडेंड कब दिया है? जुलाई में। तो आप मुझे बताओ, जब मैं डिविडेंड दे रहा हूं तो कंपनी के हर मालिक को मिलेगा, तो जो नया मालिक आया है वो भी और जो पुराने हैं वो भी, सबको ये डिविडेंड मिलेगा। तो आप मुझे बताते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2450 या 2480 हो जाएगा, यही है, तो आप यहां पे लिखेंगे कि बोनस डिविडेंड आपने दिया है जुलाई में और आपने 2480,000 का ये। अच्छा, इससे मेरी पूरी इक्विटी पे कोई चीज नहीं आता। मैंने उन्हीं का गुल्लक, देखो 10 रुपए के हिसाब से कैश दे दूं या 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स दे दूं, बात एक ही है, क्लियर है ना? उनके शेयर्स में 10 के हिसाब से इजाफा कर दिया, भाई बोनस तो 10 पे ही मिलता है ना, डिविडेंड तो 10 के हिसाब से ही होता है, वो तो कोई चेंज ही नहीं हो सकता। तो हमने अपनी रिटेन अर्निंग को कम किया और मैंने बोला कि भाई, अच्छा कोई तुमसे पूछे, जल्दी से पहले बातें नहीं तो देखो, ये जो 3,72,000 है, इसमें शेयर्स कितने दिए हैं उसको मैंने? 37,200, भाई 10 के हिसाब से ना यार। तो कोई पूछे बोनस शेयर्स कितने, आप बोलेंगे 37,200, पर डिविडेंड की मद में बोलोगे तो 10 के हिसाब से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं? 37,200। तो वही तो हमने किया है। देखो वैसे क्या होता, आप इसको डिविडेंड देते कैश में, पर आप कह रहे हो भाई 10 के हिसाब से कैश नहीं देता, 10 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा हूं, सिंपल, क्योंकि पैसे तो उससे हम ले ही नहीं रहे। प्रीमियम किसने बोला? प्रीमियम तो नहीं रखते, फ्री में दे रहे हैं। देखो आपकी गुल्लक है ना, आप अज्यूम करो, ये तो हमने फाइनेंसिंग में भी सीखा हुआ है, आप अज्यूम करो कि आपको हम कैश डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, मेरे लगाए हुए पैसे इतने, उस पर रेट लगाओ,
3,72,000 रुपए का कैश डिविडेंड होता, तो नहीं हम इसको किसी प्राइस पे दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं, सवाल है। हम तो प्राइस ले ही नहीं रहे ना, हम तो बोल रहे हैं जो तुम्हारे रिटेन अर्निंग में तुम्हारा डिविडेंड बनता है, जितना डिविडेंड बनता है उतना ही इक्वल कैपिटल ले लो 10 के हिसाब से। वो तो बात तो वही है जो हमने सीखी हुई है, तो कैपिटल तो 10 के हिसाब से ही आएगा, फ्री में दे रहे हैं, सही है। तभी देखो इसकी इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, एक गुल्लक कम हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो अगर कैश होता तो सोचो पैसे भी इतने ही जाते ना जेब से, अब इतनी वैल्यू के शेयर्स बढ़ रहे हैं, और प्रीमियम तो है ही नहीं क्योंकि 10 के हिसाब से ही है। क्लियर है? चलें, हमने कहा ये भी बात आ गई, ये भी डन और ये भी डन, बल्कि नहीं दूसरा बाकी है ना ये। अच्छा, फर्दर इशू हुआ है 2000 शेयर्स का ऑन अक्टूबर 1 14 की प्राइस के ऊपर, तो क्या डिवाइड करने की नीड है, सीधा सीधा हिसाब है? अच्छा, तो आपने कहा कि सर यहां पे और इसकी डेट कौन सी है जानी, जुलाई 1 है, अक्टूबर है सॉरी, दो 2023। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 2000 इंटू 10 हो गया और 8000, और ये आ गया हमारे पास 28,000, ऐसा ही है। अच्छा, अब और कोई इवेंट बचा या प्रॉफिट भी कमाया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023, तो हमने 2.5 मिलियन कमाया आफ्टर टैक्स, और ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आप शेयर कैपिटल का सम बताएं। 2.287200 चेक कर लो एक बार प्लस करके, क्योंकि इक्विटी आगे यही जाएगी 2872। अच्छा, अब प्रीमियम भी बता दें भाई। यही है। अच्छा, और ये रिटेन अर्निंग 51 यही है। अच्छा, प्लीज जानी टोटल बता दो। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा सर, पिछले साल हमने जो डिविडेंड दिया था उसको तो नहीं डाला था कैपिटल में, क्या बोनस डिविडेंड था या कैश डिविडेंड था? तो कैश डिविडेंड में कैश जाता है या शेयर्स जाते हैं? कैश जाता है। इसमें क्या जा रहे हैं? शेयर्स जा रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग कम करके शेयर्स बढ़ा दिए, वो था कैश डिविडेंड, ये क्या था? बोनस डिविडेंड। दोनों में यही फर्क है। चलें, अच्छा सजाद बात क्लियर है यानी? जल्दी बता दो, क्लैरिटी है? ओके। अच्छा, टोटल आपने निकाल लिया 10.723 मिलियन। यही आ गया। अच्छा, पहले बता दो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अब तक आसान है? सीधा सीधा हिसाब किताब है। अगेन मैंने आपको वहां पे अगेन एंड अगेन कहा था कैश फ्लो करवाते वक्त कि यहाँ फाइनेंसिंग पे टाइम लगा रहे हैं, जब आइए सेट कराऊंगा तो आसान लगेगा। तो अब खाली मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस इन इक्विटी बन रही हैं। क्लैरिटी है? ऑनलाइन बोलो प्लीज़ कंफर्मेशन दे दो, इस तक कोई मसला? अच्छा, वो बोला था यार मैं तो वैसे ही डर रहा था। नहीं भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले बताओ ये क्लियर है? अगले साल चलें? चलें। डिविडेंड को नहीं माइनस किया तो है, ये था रिटेन अर्निंग, तो शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है ना, सही है। चलें, इसी चीज को आप आगे कैरी करेंगे फटाफट जल्दी। यही तो फॉर्मेट है, डेट्स के साथ बस पूरे। अच्छा, असल कंपनी में भी यही होता है, जो जो डेट पे हुआ लाइन से होता जाता है। और क्या ही लॉजिक है, हमने कौन सा कैश फ्लो में रट्टा लगाया था? ये भी नहीं लगाओ रट्टा, डेट आ रही है टकाटक चलते रहो लाइन से, सही है।
और हमें सिर्फ इतना पता है कि इक्विटी में चेंजेस क्यों आते हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, प्रॉफिट आता है, डिविडेंड जाता है, तो यही गेम है इसमें। सही करना है भाई ये तुम लोगों को, या मैं कराऊं ये वाला? होगा? नहीं सर, प्यास पास हम जनवरी सर से पूछना मुझे तो बोल रहा था क्या इशू हुआ है आज? अरे कह रहे यार मैं आज अप्लाई करूंगा यार मैं आज अप्लाई किया था। कह रहे तैयारी कर ले, पेपर कभी भी दे दियो। पते पर हथियार पूरे होने चाहिए, चलाइयो कभी भी। जब कुछ करेंगे भाई आईटी में हाँ। पेपर देना एफटीएस बुलाना हो जाएगा। अच्छा जल्दी जानी, ये करना है। अच्छा इसमें जो 22 रुपये पर शेयर दी हुई है, इसका कुछ करना है? नहीं सर, वो तो ईपीएस के लिए होता है, इग्नोर करना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स का मतलब क्या है? यस आप 2 डिवाइड बाई 5 करें, यानी बोल रहे हैं जिसके पास 5 शेयर है उसको और कितने मिलेंगे? 2। तो आप 2 को 5 से डिवाइड कर लो, परसेंटेज मिल जाएगा राइट का कि इतने परसेंट राइट शेयर इशू किए हैं। और राइट शेयर्स किसको मिलेंगे? आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। देखो वो कह रहा है कि आपने राइट इशू किया है, सही है। पिछले वाले केस में मैंने आपको राइट शेयर्स बता दिए थे कि इतने राइट शेयर इशू हुए हैं। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया राइट शेयर कितने इशू हुए हैं, हमने कहा परसेंटेज बता दिए, इतने परसेंट राइट शेयर इशू हुए हैं। अच्छा अब आप देखें कि राइट इशू से पहले कितने शेयर्स हैं आपके पास, उन सब पे ये परसेंटेज लगा दो, आपको राइट के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। कर लिया ये? बस अभी ये देखते हैं, ये भी कर लें। बात समझे आप कि आज के पहले आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसको इतना परसेंट राइट मिलेगा और उनसे हम इतने पैसे लेंगे। हाँ जी इलियास कह रहे हैं सर डन। हाँ जी बाकी सज्जाद, ताहिरा, सिद्रा, जुनैद, जवेरिया, हुसैन जल्दी नो कर रहे हैं, चलें ओके 2 मिनट। मैंने कहा रादर देन एक एक करा बंदा, तुम मैं सीक्वेंस बनाता ना, ईयर ऑन ईयर करते रहते हैं, हाथ खुद ही सेट हो जाएगा हर साल। हाँ राइट से रिटेन अर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, पैसे लेते हैं उनसे हम उस पर। तो आपने पहले ये देखना है कि राइट शेयर कितने इशू किए हैं। देखो अगर मैं कहूँ आपको मैंने 50,000 राइट शेयर इशू किए हैं, तो वो 50,000 शेयर्स है ना, इसमें शेयर्स दिए हुए नहीं है, इससे मतलब इतने परसेंट राइट शेयर इशू किए हैं। तो राइट कितने लोगों को मिला होगा? आज से पहले थे। तो राइट इशू से पहले देखो कितने शेयर्स मौजूद थे, उन सब पे राइट दे दो, तो बस वो अमाउंट वो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, फिर पैसे से मल्टीप्लाई कर दो उसको, आपको पता लग जाएगा कितने पैसे आए आपके पास। तायरा बात समझ आई? आज के पहले शेयर्स देखे ना आपके कितने हैं आपके पास। शेयर कैपिटल में कॉलम को टोटल किया है, उसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो उससे शेयर आ गया हमारे। जो शेयर कैपिटल का कॉलम है ना, उसको टोटल किया है, हाँ उसको 10 से डिवाइड किया तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, बिल्कुल। डिवाइड बाय 5 और किया है, और मल्टीप्लाई परसेंटेज आ जाए, उसके बाद मल्टीप्लाई। बिल्कुल। प्रीमियम वाले भी देखेंगे नहीं ना? यस बिल्कुल ऐसा ही है दायरा, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही करेंगे। डन। चलें इसको हम ज़रा ऊपर घसीटें पहले।
सही है। और यही क्लोजिंग आपने ओपनिंग बनाया था? चलिए, हमने कहा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने लिख दिया बैलेंस एज एट 2024 है। ओके। अच्छा, आपने कहा पहले तो आपने फर्दर इशू किया है कितने का? 21 रुपये पर शेयर का, और 3000 शेयर इशू किए हैं। और ये डेट कौन सी है? मार्च 1। मार्च 1 2024। और यहाँ पे 11 के हिसाब से, और टोटलिटी में ये सब ने सही किया था। चलें, अब ज़रा एक मिनट, वो कह ये रहा है कि अब मैं 245% कितनी बनती है, यानी मैं ये कह रहा हूं मेरे पास इस दिन से पहले जितने भी शेयर होल्डर मौजूद हैं उसको मैं 40% राइट शेयर्स दूंगा। कितने परसेंट? अच्छा, मैंने सिंपल एक काम किया, पहले तो इन दोनों को ऐड किया। सही है। अच्छा, पहले मुझे बता दें कि इन दोनों का सम कितना आता है? 2990। ये है ना? ओके, इसको आप डिवाइड करते हैं 10 पर शेयर से, यही है। अच्छा, ये 2,90,200 जो है वो शेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ 10 के हिसाब से जाती है। अच्छा, अब ये सिचुएशन क्या रही है? ये सिचुएशन ये कह रही है कि हमने राइट इशू दिया है, यानी जो मेरे पास शेयर होल्डर्स मौजूद हैं उनको मैं बोलूँगा तुम्हें 40% और शेयर्स दे दें। आपके कैलकुलेटर का मसला है ना बेटा, आप प्लस करें ना इसको, 2872,000 में 30,000 प्लस करें, 2872। सही है, 2872 में आपने 30,000 प्लस किया तो ये आ गया, 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अच्छा, अब मैं इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करूं मेरी जान, तो मुझे बताओ मुझे मिल जाएंगे राइट शेयर्स। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ राइट शेयर्स कितने आते हैं? 116080, ऐसा ही है। अच्छा, पिछले सवाल में आपको ये शेयर्स दिए हुए थे कि मैंने इतने राइट शेयर इशू किए हैं, तो अभी निकालने को आ जाए तो ये तरीका है कि आराम से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन बची? क्लियर हो गया? मैंने यही स्ट्रेटेजी रखी है, साथ साथ लेके चलते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं डाल दो सवाल में, प्रैक्टिस होती रहेगी आगे। चलें, ओके। अब मुझे बताओ मैंने ये शेयर्स किन लोगों को दिए, न्यू वालों को या एग्जिस्टिंग को? तो वही तो निकाला हमने बोला आ जाओ भाई जो भी लोग हैं 40% और शेयर्स ले लो, मार्केट से सस्ते में, मार्केट से पर स्टिल प्रीमियम पे। एग्रीड? अच्छा, हमने ये कहा कि उन्होंने इसको ऑफर को अवेल कितने पे किया? 15 पे। तो मैं सिंपल एक काम करूं, 1160,800 ये लिख दूं, 11, यही है। अच्छा, यहां पे लिख दिया हमने राइट इशू ऑफ 40% ऑन जुलाई 1, 2024। अच्छा, प्रीमियम बताते हो जानी? प्रीमियम गुड हो गया। इन दोनों का सम कितना आता है? 17 लाख। 8120, 81
ओके ये अच्छा 1741,200 का राइट इशू से पैसा आया है, जिसका कैपिटल का हिस्सा ये रहा, प्रीमियम का हिस्सा ये रहा। ये सही हो गया था। चलें देखिए अब दो चीज़ें, जब मैं बोलूँ राइट शेयर्स इतने हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो भी आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को होगी। मैं राइट की परसेंटेज दे दूँ तो भी निकालना तो मैं आना चाहिए कि इतना परसेंट राइट दिया, तो राइट किसको दिया जाएगा? आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। उसके शेयर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, शेयर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। क्लियर है? चलें, हमने कहा सर इस पे टिक लगा दिया, इस पे टिक लगा दिया। इंटरिम कैश डिविडेंड, सर कैश डिविडेंड कैश में से माइनस होगा, सीधी बात है, और ये मिलेगा आज के पहले सारे शेयर होल्डर्स को। तो मुझे लगता है कि आप ये तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को करेंगे ना। तो ये डेट कौन सी आ रही है? इसके बाद ही आ रही है फौरन, तो हमने यहां पे लिख दिया इंटरिम कैश डिविडेंड। प्लीज आप मुझे बताते हैं इन तीनों को सम करके 406 यही आ रहा है। अच्छा इसके ऊपर 15%, चेक कर लो। नहीं देखो शेयर कैपिटल सही है ना। अच्छा 609420 तो 609420 ये आ गया। अच्छा यानी हमने कहा कि भाई जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही मजीद पैसे दे के और शेयर्स लिए थे उन्होंने, उसको भी तो डिविडेंड मिलेगा, और उसने जो प्रीमियम के पैसे दिए थे उस पर नहीं मिलेगा, सिर्फ कैपिटल 10 के हिसाब से। अच्छा यही बोनस होता तो उसके शेयर्स में इजाफा कर देते, यानी इतनी वैल्यू के शेयर्स हो जाते उसके 10 के हिसाब से। क्लियर है? चलें जी ओके, तो यहां तक सोफा सही किया था, पक्की बात है। चलें इस पे भी टिक लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाईजान प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास आ रहा है कितना भाई? 5 मिलियन। तो अब हमारे पास आफ्टर दिस जो शेयर कैपिटल बचता है वो यही है 4062,800। अच्छा प्रीमियम कितना आ गया जानी? प्रीमियम जल्दी से यही है 2626400। अच्छा रिटेन अर्निंग ओपनिंग माइनस डिविडेंड प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग माइनस डिविडेंड प्लस प्रॉफिट 169,17780। यही है 169,17780। ये टोटल आ रहा है 169। अच्छा जो बीच का पूछा वो तुम लोगों ने बताया नहीं, आखिरी चौरंगी पे पहुंच गए। अबे ये तो बता दो 10228,580। यस 10228,520 यही है भाई 10228,580 यही है। और अगर टोटल चेक करें तो वही आता है। चलें सर ये तो कहानी हो गई आपकी 31 दिसंबर 2024 तक, ऐसा है? तो जहाँ इतने कॉन्सेप्ट कर लिए वहाँ एक और डाल लेते हैं इसमें, मतलब पूरी सीक्वेंस ही बन रही है। सही है? अच्छा अब तक सोफा है कोई मुश्किलात या स्ट्रेट है? स्ट्रेट है। नमाज भी लेते हैं ना, अभी टाइम है ना, बस 5 मिनट बाद। सही है, ऑफ ही कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब इधर जल्दी से आप ज़रा इसकी हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल कैश या बोनस डिविडेंड।
सही है, ये मेन चीज़ है इसमें, फाइनल डिविडेंड, ताकि हम ये आपको बताएं और फिर इसको हम कनेक्ट करें। अच्छा, अब ज़रा एक टाइमलाइन बनाते हैं। हम अभी, मैं तुमसे पूछूं, 2024 में थे। अच्छा, हमने चेंजेस इन इक्विटी बनाई, समझो यहाँ से यहाँ तक, हम लिख रहे हैं इसको SOCE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कौन सा साल की? 2024 की ये बनाई थी हमने, जो कि जानी शुरू हुई थी 2024 से और 31 दिसंबर 2000। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम यूं पिक कर लोगे अगर तुमने अपनी अटेंशन बनाए रखी। 2 मिनट में सिखा दूंगा, ये सुनना इधर। अच्छा, मेरा साल यहां पे खत्म हो गया, राइट? अच्छा, इस साल के दौरान क्या कोई बीच में डिविडेंड था? कौन सी डेट पे था? आप कह लें कि जुलाई में, राइट इशू के बाद, सही है। हम ये कह रहे हैं कि यहां पे हमने एक इंटरिम डिविडेंड इशू किया था, सही है। अच्छा, होता ये है कि जब पूरा साल देख लिया हमने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये मिस की तो फिर तुम्हें जिंदगी भर वरना तंग करेगा, ये आगे भी फ्यूचर में भी कॉन्सेप्ट है, FR2 में, FFR में, सब जगह आएगा ये, तो समझ लेते हैं। देखो फाइनेंसिंग तो मैंने तुम्हें तीसरी बार सिखा रहा हूँ, तो तुम बड़े फ्लुएंट हो कि तुम टकाटक मार्क करके आगे जाए जा रहे हो। हम अभी कह रहे हैं कि हम जरा एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, सही है, ताकि वो कनेक्ट हो जाओ तुम। अच्छा, होता यह है कि जब तुमने अपना ईयर क्लोज किया, ये वाला 31 दिसंबर 2024, यहां से यहां तक टिल AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे अकाउंट्स अप्रूव होते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, इनके सामने अकाउंट्स रखे जाते हैं और यहां से यहां तक, प्लीज सुनिएगा, ऑडिट चलता है, जो आपका भाई करता है। हम हैं ऑडिटर EY के, यहां से यहां तक हम ऑडिट करते हैं। किस साल का? 24 का। भाई फाइनेंशियल बनेंगे तो ऑडिट करूंगा ना, पहले पूरा साल हिसाब किताब होगा तो चेक करूंगा सही है या नहीं है। पर शुरू कहां से करता हूं ऑडिट? 31 दिसंबर के बाद 3 महीने में ऑडिट खत्म करना होता है हमें पूरे साल का, एग्रीड। अच्छा, फिर हम रिपोर्ट साइन करके देते हैं, ये हो गया। अच्छा, शेयर होल्डर क्या करते हैं? लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि AGM एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, कोई अज्यूमिंग अप्रैल 4, 2025 में। यहां पे शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं फाइनल डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड जानी? अच्छा, फाइनल डिविडेंड का मतलब है पूरे साल के हिसाब को देखने के बाद फाइनल। इंटरिम क्या था? साल के बीच के हालात देखने के बाद। इंटरिम बीच में, जुलाई तक देखा, मार्च तक देखा, 3 महीने क्या कमाए, डिविडेंड ले गए। फाइनल डिविडेंड कब है? पूरे साल की असेसमेंट के बाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज आप भी फोकस होकर बताइएगा, ऑनलाइन वालों आप भी, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कब हो रहा है? 2025 में। पर आपको लिख के कैसे देगा एग्जामिनर और प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाता है? फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2024, ये लिखा जाएगा। आपके भेजे में फिक्स होना चाहिए कि फाइनल डिविडेंड 2024 का दिया जाएगा 24 के बाद 25 में। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उसकी अकाउंटिंग यहां करोगे, यहां डिक्लेयर ही नहीं हुआ था। डिक्लेयर कब हुआ है? किसको देख के? 24 को। इसलिए उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड ऑफ 24। बात समझ आई? फाइनल डिविडेंड ऑफ 24। तो पूरे कॉन्सेप्ट में सिखाना यह था कि अगर मैं इसी सवाल के अंदर जो मैंने तुम लोगों को दिया, मैं उसमें कहता कि 2024 का फाइनल डिविडेंड, आप इसको इग्नोर करते हैं,
इस स्टेटमेंट में नहीं आता वो, क्योंकि 2025 में आएगा। डिक्लेयर कब हुआ है? 25 में, पर डिविडेंड है किस साल का? 24 का। उसको देख, 24 का मतलब है उसको देख के कर रहे हैं कि क्या प्रॉफिट कमाया। तो इंटरिम क्यों करते हैं? उसी साल हो जाता है ना। तो पहले बताओ फाइनल डिविडेंड का मतलब समझ आया? फाइनल डिविडेंड मींस दैट द शेयर होल्डर इज अप्रूविंग आफ्टर द ईयर एंड। तो इस साल की स्टेटमेंट में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कब होगा? अगले साल। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नीचे लिख देते हैं लाइन, डिस्क्लोज करते हैं कि शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग हैज अप्रूव्ड दिस डिविडेंड। पर यहां पे ऊपर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इस साल से पर्टेन नहीं करता। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा, अब प्लीज सुनना। यानी अब मैं अगर आपको यहां पे सवाल में ऊपर लिख के देता कि फाइनल डिविडेंड ऑफ 2024 है, तो क्या यहां पे आप आते या इग्नोर करते हैं? अच्छा, अब वैसे ही पूछता हूं तुमसे, अगर तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होगे 25 की और वहां पे लिखा हुआ हो कि फाइनल डिविडेंड 24 का, तो आएगा? कौन सी इक्विटी में? 25 की। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो भाई, इतना सा कॉन्सेप्ट था, ये इसके आगे कुछ भी नहीं था इसमें। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आती है तो सोच के जल्दी बताओ, जल्दी से सारे बच्चों। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसी बात के ऊपर अभी हम नहीं कर रहे, नमाज का टाइम हो जाएगा मैं समझता हूं। अच्छा, खाली ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, इसको खुदा के वास्ते करके आना। और एक आखिरी चीज बिफोर वी क्लोज द क्लास। बाज़ औक़ात होता ही है कि हम जो भी कमाते हैं हम उस पैसे को सेट असाइड करते हैं, जैसे हमने एनपीओ में किया था। हम क्या करते हैं, हमने जो भी कमाया हम उसका एक हिस्सा अलग से रिजर्व में जमा करते हैं, एक हिस्सा। तो क्या हम उसको ट्रांसफर कहते हैं? याद करो, एनपीओ में नहीं उसने अलग से फंड बनाया था कि उसमें ट्रांसफर कर रहा था अपने पैसे। तो यहां पे भी यही है, पर यहां पे ट्रांसफर कहां से होंगे? रिटेन अर्निंग से। तो प्रॉफिट का 1% आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? रिजर्व में। देखो यहां पे अब मैं खाली रीड करने लगा हूं। अच्छा, इसका मतलब बताओ, अनाउंस अ राइट इशू ऑफ 25%, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मुझे कैसे पता? निकाल लेंगे ओपनिंग पे, वो तुम हैंडल कर लोगे। अच्छा, प्रॉफिट अर्न किया इतना, हो जाएगा। अच्छा, कंपनी डिसाइडेड टू अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इट्स प्रॉफिट टू अ, देखो मैंने ऊपर एक और हेडिंग खोल दी, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा या इस साल पॉलिसी बनी है? यहां से माइनस होगा, पूरी इक्विटी पे इंपैक्ट 0 होगा। एग्रीड है? अच्छा, कंपनी अनाउंस अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% ऑन 28 Feb 2026, से डिस्क्लोज करेंगे। इस साल की इक्विटी में कब आएगा? अगले साल की। तो पहले बताओ ये होमवर्क हो जाएगा? पक्की बात है, चले मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। कल या वो नमाज का वो है ना, फिर नहीं आज उसको क्लोज कर लेते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सही है? कल ये कर लेंगे कि हम थोड़ा बीच में नमाज का ब्रेक करके फिर रिज्यूम कर लेंगे। सही है? टाइमिंग यही होगी। सही है?